your writing skill also will be considered by the examiner. आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आप किसी को बता के कैसे दे सकते हैं अपना ज्ञान, किसी को कैसे बताएंगे, बिकॉज यू हैव टू फेस द इंटरव्यू एंड दिस स्किल आल्सो मस्ट बी लर्न बाय यू। तो बेटे किसी, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किसी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, उसको हाउ टू do prepare the subject, how to prepare the subject. Now this is the question always strike in the mind. आप कैसे कैसे करेंगे ये चीजें, तो देखो हर चीज को सीखने कैसे सीख सकते हैं हम। पहले मैं आपको एक दिन बता चुका हूं कि फर्स्ट मेथड है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइज किया है कि जो ज्ञान है, नॉलेज एग्जिस्ट अराउंड अस बट वी डोंट नो इट। एक पंजाबी दी एक शायर ने, बुल्ले शाह, उन्होंने कहा कि शौ बिना कख नहीं साडी वेखण वाली अख नहीं। इट मीन्स के यू मस्ट हैव गुरु एंड गुरु विल गाइड यू। और आपके आस पास ज्ञान है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उनको सीख सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे, मैं इस बात पे आना चाहता हूं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, कोई द हिंदू पढ़ता है, ठीक है, कोई द ट्रिब्यून पढ़ता है, तो आप उससे कैसे सीखेंगे। पहले आपको न्यूज़ पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ पॉलिटी की है, ये न्यूज़ ज्योग्राफी की है, ठीक है। आप जब सारा सब्जेक्ट देखेंगे, आप सारे सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, फिर आपको करंट अफेयर भी समझ आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंडिया, वर्ल्ड और अपनी स्टेट का जो मैप है वो क्लियर करना है, फिर आप न्यूज़ पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। तो लास्ट कपल ऑफ डेज आपने देखा होगा कि बरूत में एक बम एक्सप्लोड हो गया, तो आपको पता ही नहीं है कि वो सिटी कहाँ है, तो आपको पता ही नहीं है, आप ज्योग्राफिकली नहीं जानते, तो आप कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको मैपिंग बेटे क्लियर होनी चाहिए। मैपिंग क्लियर के बिना आप कोई सब्जेक्ट नहीं तैयार कर सकते, चाहे दो इट इज पॉलिटी, दो इट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी से ही अदर सब्जेक्ट सीखे जा सकते हैं, लेकिन आप इकोनॉमी भी कर रहे हैं तो वो भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप विजुलाइज कैसे करते हैं, विजुलाइज करने के क्या तरीके हैं। एक आप जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, देखो चाहे न्यूज़ है, न्यूज़ दो तरह की होती है, एक ऑफिशियल न्यूज़ होती है, एक नॉन ऑफिशियल न्यूज़ होती है। जो गवर्नमेंट से संबंधित होती है वो ऑफिशियल न्यूज़ होती है, जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है वो नॉन ऑफिशियल न्यूज़ होती है। जैसे सिलेंडर फट गया, प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली, ठीक है, तो ये नॉन ऑफिशियल न्यूज़ होती है, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है उसका गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, जैसे आज इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस में डे में जो फंक्शन होता है, ठीक है, आप मुझे बताइए कि इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन होता है या प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है, आप मुझे लिख के बताइए। जी, हाँ जी, 10 लड्डू ना मिलते हैं ये सबको। तो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन होता है, ठीक है। जो रिपब्लिक डे है वो राष्ट्रपति का फंक्शन होता है। तो आपने ये ऑफिशियल न्यूज है बेटे, आपने ये देखनी है। आज अवार्ड भी कुछ अनाउंस हुए हैं तो वो देखने हैं, ये सारी ऑफिशियल न्यूज है। बाकी नॉन ऑफिशियल न्यूज आपने नहीं पढ़नी। आरबीआई की खबर है तो ये इकोनॉमी साइड से है, ठीक है, आपने ये रिकग्नाइज करना है।
रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं? आपको कोरिलेट स्टडी करनी है। कोरिलेट स्टडी क्या होती है? जैसे आज सभी पेपर की सॉरी फॉर दिस। जैसे आज आज की खबर है, सभी पेपर्स में छपी आज की खबर कि जो प्रशांत भूषण जी है उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गिल्टी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। ही इज फाउंड गिल्टी बाय सुप्रीम कोर्ट। आप इस न्यूज को कैसे देखेंगे? ये पॉलिटी की न्यूज है, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देखें, उसको मैच पढ़े करके पढ़ें बेयर एक्ट से कि कहाँ लिखा हुआ है ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कैसे दी जाती है, कहाँ सोर्स कहाँ है इसको, हाउ द सुप्रीम कोर्ट किसी को कैसे सजा सुनाती है। तो ये आपने देखना है बेटे, कोरिलेशन करके, विजुअलाइजेशन करके। विजुअलाइजेशन क्या? आप प्रशांत भूषण की फोटो देखिए नेट पे जाके, अखबार पे देखिए, स्क्रैप बुक बनाइए, उसको काट के आप किसी उसको नोटबुक में लगाओ। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं किस आर्टिकल के अंडर या किस सोर्स के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है किसी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत सजा सुनाती है? आपको पता है? जी बिल्कुल, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 बना है और ये मैसेज आ रहा है मेरे पास और इनको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और 142 जो आर्टिकल है इसके तहत भी लिखा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत किसी को पनिश कर सकती है। जी बहुत अच्छा, वेल डन, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। आप अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, आप सबको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन मेथड। बोलो सबको समझ आया या नहीं आया विजुअलाइजेशन मेथड? आप विजुअलाइज कहाँ करेंगे? मैप में विजुअलाइज करेंगे, आप नेट पे विजुअलाइज करेंगे, किसी की फोटो देखेंगे, आप उसको जो चीज आंखों से देख सकते हैं उसको आंखों से देखोगे, तो ये विजुअलाइजेशन मेथड है। और आप उसको सारी उम्र नहीं भूलेंगे विजुअलाइजेशन मेथड को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होता है? आई एम वेरी सॉरी, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी लड़की की शादी होनी है, उसका नाम है बोलू, ठीक है। तो वो सारा दिन उसने बोलू को देखा नहीं है, वो सारा दिन करती रहे बोलू बोलू बोलू। हो सकता है शाम को वो कहने लग जाए तेलू 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 तेलू। तो जब उसकी शादी हो जाती है, उसको विजुलाइज कर लेती है, उसको देख लेती है, तो फिर चाहे 2 लाख बंदे में उनके बच्चे खड़े हों, चाहे बोलू खड़ा हो, वो कहती है पप्पू का डैडी वो खड़ा, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन मेथड जिसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है, वो सारी उम्र दिमाग में छप जाता है। तो ऐसे आपने स्टडी करनी है। तो मैं कह रहा था कि एक बुक को बार बार पढ़ो, आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कि दुनिया आपका कोई मुकाबला ना कर सके, पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा आपका मुकाबला ना कर सके। आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए सब्जेक्ट, आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। योर कमांड विल बी ऑन द 3 और 4 सब्जेक्ट, 5 और 6 सब्जेक्ट, एंड यू विल बी द ऑफिसर। आपका कोई मुकाबला ना कर सके। आपने एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, उसको अपडेट करना जरूरी है। देखो बड़े बड़े मोबाइल है जो एप्पल के जहाँ, और जिसको अपडेट नहीं करते तो वो भी हैंग हो जाते हैं। तो अपडेशन जरूरी है। अपडेट कैसे करेंगे? आप मैगजीन पढ़ के, आप न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है, तो अपने आप को अपडेट करेंगे। और सेकंड मेथड क्या है कि आपने जो पढ़ा उसको समझो, ये क्या है, व्हाट इज दिस। बच्चे कोई चीज पढ़ते हैं, उनको ये समझ लेते हैं कि मुझे ये आने लग गया, नहीं।
आप उस चीज को 4 एंगल से देखें, 4 डायरेक्शन से देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप किसी कंसेप्ट को सब एंगल से देखें, तो ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसको सफिशिएंट मत समझो उस ज्ञान को, उसको चारों दिशाओं से देखो, उसको 4 एंगल से देखो उसको, फिर आपने समझ के उसको लिखना है। बिकॉज आपने यू यू मस्ट एनहांस योर स्किल्स पावर्स, यू हैव टू राइट एंड देयर विल बी कमांड ऑन योर राइटिंग। आपको इतना अच्छा लिख लेके प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू हैव टू क्रैक द मेन एग्जामिनेशन। जी आप, इफ यू लैक्स इन हैंड राइटिंग, तो ये आपकी कमी है। आप अपनी कमियों को रिकग्नाइज करो, उस पर फोकस करो, आप बार बार लिख के देखो। आप, ये नहीं मैटर करता कि आप यू आर गुड एट इंग्लिश, ये नहीं मैटर करता। आपने जिस जिस आपने जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना है, दो योर मदर टंग इज बंगाली, योर मदर टंग इज नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इट डज नॉट मैटर मच। ये मैटर करेगा कि आपकी कमांड कितनी है उस लैंग्वेज पे, आप कितनी अच्छे ढंग से, कितने अच्छे वे से आप लिख सकते हैं इन चीजों को, ये चीज काउंट करेगी। तो आर यू गेटिंग, दिस इज द सेकंड मेथड। हाँ जी, से यस इफ यू गॉट इट। आई हैव टोल्ड यू 2 मेथड। ओके, नो, द थर्ड मेथड इज, व्हाट इज द थर्ड मेथड? थर्ड मेथड क्या है? व्हाट्स द थर्ड मेथड? कि आपने डिस्कशन करनी है, जो भी आपने सीखा वो किसी और को सिखाओ। जे कोई नहीं सीखता, परिवार वालों को सिखाओ। जे वो भी नहीं सुनते, दीवारों को सुनाओ। तो आपने डिस्कशन करनी है, जो भी आपने पढ़ा उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। चुगलियां जानते हैं आप? जब दो बहनें, जहां दो भाई आपस में चुगलियां करते हैं, चुगलियां कितनी की याद रहती हैं? मुझे ये लेके बताओ, चुगलियां कितनी की याद रहती हैं? हाँ जी जी, बैक बाइट्स, ओके, बहुत याद रहती है। अब मुझे ये बताओ, जैसे हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, वो याद रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ जी बताओ। आप पॉलिटी याद करेंगे, आपने स्पीकर याद किया, आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, आपके याद रहेगा या नहीं रहेगा? उसकी चुगलियां करेंगे तो याद रहेगा? ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। तो आपने ये 3 काम करने हैं अभी तक, जब तक कि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं लेता। ये आपको मैं पढ़ने का तरीका बताया। देखो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। आप इतने मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप, यू कांट डिजेस्ट। मार्केट इज आल्सो फ्लडेड विद हैवी मटेरियल्स। ठीक है, बहुत मटेरियल है। तो आपने क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। आप देखो कि आपके सिलेबस में क्या है, ओनली यू हैव टू टारगेट दैट। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एक बुक को बार बार पढ़ो, बार बार देखो, उसको कोरिलेट करो, उसको न्यूज़पेपर से कोरिलेट करो, उसको मैगजीन से कोरिलेट करो। आप, चैनल है जो सरकारी चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करो, लोकसभा राज्यसभा चैनल को। क्योंकि जो भी, हमें तो ऑफिशियल न्यूज़ चाहिए, हमें तो ऑफिशियल मटेरियल चाहिए। तो ऑफिशियल मटेरियल कहाँ मिलेगा? लोकसभा राज्यसभा में आज तक में नहीं मिलेगा, जहां 2 घंटे की खबर दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज 3 मेथड बताए हैं, मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट मेथड इज विजुअलाइजेशन मेथड,
व्हाट इज द सेकंड मेथड, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू हैव टू राइट इट। एंड थर्ड मेथड इज डिस्कशन। मैंने आज को 3 मेथड बताया, सबको समझ आया कि नहीं आया? 3 मेथड आप यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे? ठीक है, मुझे लिख के बताओ ये 3 मेथड समझ आए या नहीं आए? ठीक है, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, आज मैं आपकी कोई प्रॉपर क्लास नहीं लूंगा। जस्ट टुडे मेरा आज जो मेरा पर्पस है, आज जो मेरा मेन काम है वो हाउ टू स्टडी रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक्स कोशिश करता हूँ आपको क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। मैं बेटे आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इट्स द ओनली सब्जेक्ट जिसको आप ज्यादा सीखोगे तो इनका साइज बहुत कम होता है। जैसे ये 100% है, आपको इसको सारा पढ़ लिया तो इसका साइज रह जाएगा 20% ओनली, एंड इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 100% टू ओनली 20%। और इसके अपोजिट है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को हर 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 आपके लिए नया होगा। आप मौर्य पढ़ रहे हैं, मौर्य नया है आपके लिए। फिर आप गुप्ता पढ़ेंगे तो आपके लिए एनिशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता नए है। आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, फिर आपके लिए मुगल नए हैं, फिर आपके लिए ब्रिटिश नए हैं, फिर आपके लिए जो आफ्टर 1947 हिस्ट्री है वो नहीं है। आपके लिए हिस्ट्री इसके अपोजिट है पूरा। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ये बहुत इसका साइज छोटा हो जाएगा और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज में, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की हम इंडिया में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो, पहले था राजा सिस्टम। राजा सिस्टम राजा सिस्टम आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, आपने मूवी में देखा होगा कि राजा के पास सारी शक्तियां हैं, राजा के पास सारी शक्ति है। राजा जज भी है, राजा प्राइम मिनिस्टर भी है, राजा प्रेसिडेंट भी है, राजा मिनिस्टर भी है। ठीक है, वो लॉ जानता है नहीं जानता, उसको अदालत में दोषी को पेश किया जाता है, अक्यूज्ड को पेश किया जाता है। वो उसको कहता है, या तो खादी पीते में कह देता है, जैसे कोई शराब शरूब पी के कोई कोर्ट लगाते से राजा, देखो पता ही आपको, नाचना देखना शराब पीना इनके शौक रहे हैं, और खाई पी में कह दिया इसको फांसी दी जाए, दो द पर्सन इज इनोसेंट। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए, कोई कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। तो ये राजा सिस्टम था पहले ही। राजा सिस्टम में जहां राजा सिस्टम है, जहां मोनार्की है, यू आर नॉट एंटाइटल टू एनी राइट्स, आपको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ जाना, समझ आया जा नहीं आया? आपने कोई गलती की ना की, आपको कह देंगे कि इसको स्क्वायर में खड़ा करके इसके गोली मारो सिर में, इसके पत्थर मारो। आप कई मुस्लिम कंट्री में आपने देखा होगा कि वहां सजा कैसे दी जाती है, कहते हैं इसको पत्थर मार के मार दो। ठीक है, वहां पे फंडामेंटल राइट नहीं है। यू कांट एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। हमारे था राजा सिस्टम। राजा सिस्टम के बाद जब ब्रिटिश आए, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो वो वहां ट्रेड करने आए। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन तक हम कैसे पहुंचे। मैं आपको 8-10 मिनट में, ज्यादा मैं हिस्ट्री नहीं कराऊंगा इसकी, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे हम
ये हमारा संविधान संविधान पे हम कैसे पहुंचे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रिटिश आए, बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, वो यहाँ के राजा बन गए, ठीक है। फिर उन्होंने फर्स्ट जो हमारे देश में कोई रिटन लॉ था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जिस बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था। ये इंडिया में पहला रिटन लॉ था कोई। उसके बाद कई एक्ट पास हुए, गवर्नमेंट ऑफ मैटर ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और फिर और एक्ट पास हुए, फिर 1909 पास हुआ, फिर 1919 पास हुआ, फिर 1935 पास हुआ। जो हमारा एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का है। 1935 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो है, जो ब्रिटिश ने पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो? कॉन्स्टिट्यूशन की हम डिमांड क्यों करते हैं? देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में रहने के लिए एक सिस्टम चाहिए, हमारे लिए कोई सोच सके। हमारे हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अपने एमएलए एमपी बनाते हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें। कोई चाहता है कि मैं गली के बाहर निकलूं मुझे कोई गोली मार दे? कोई नहीं चाहता, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों, ठीक है। हमें न्याय मिल सके, जो हमारे राइट की वायलेशन हुई है तो हमें न्याय मिल सके। हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं। और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ जो गवर्न करता है, इस देश का सिस्टम चलाता है, सेट ऑफ रूल्स, इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बताओ आपको समझ आया या नहीं आया? से यस इफ यू गेट इट। हम ऐसे रूल्स चाहते हैं जो हमारे सिस्टम को चलाएं, हम सुरक्षित हो, बाहर निकले, हमें डर ना हो हमें कोई गोली मार दे। तो ब्रिटिश लोगों ने हमें चैलेंज किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है, आप यू डोंट हैव कैलिबर टू राइट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, उन्होंने भी एक अपना फार्मूला दिया था, उन्होंने भी अपना एक। फिर उसके बाद आप राउंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आपने सुना होगा ये सब इंसिडेंट्स होती हैं। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्रिप्स मिशन आता है, फिर वेबल प्लान आता है, फिर माउंट बैटन प्लान आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। तो मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, बट कैबिनेट मिशन के तहत आप मैं आप को एक चीज बताना चाहता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी है, वो आपने पहले किसे नहीं पढ़नी। बोलो समझ आया या नहीं आया? फिर कब पढ़नी है? जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली। जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली तो फिर आपको वो समझ आएगा नहीं बेटे, वो आपको नहीं समझ आएगा चाहे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में वही दिया है बुक्स में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप किसी ने नहीं पढ़ना, किसी ने नहीं पढ़ना। वो आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप पॉलिटी पॉलिटी में आप इंटरेस्ट नहीं पा सकते हैं। वो इंटरेस्ट उसमें कब बनेगा? जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली। बोलो आपको समझ आया या नहीं आया? से यस इफ यू गेट इट। आफ्टर आफ्टर clearing modern history, then you will read the historical background. Okay. फिर आपने क्या स्टार्ट करना है? बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि फिर आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट आपने कैसे करना है? पॉलिटी के, देखो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है मेन।
गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है मेन, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और फोर्थ माना जाता है मीडिया। तो इनका रिलेशन क्या है? जो लेजिस्लेचर है ये लॉ बनाता है। चलो मैं पहले आपको बताता हूं, हमारे गवर्नमेंट दो तरह की है। एक है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो पूरे देश में है। बोलो समझा ऐसा नहीं है? यूनियन गवर्नमेंट की यूरिडिक्शन क्या है? पूरा देश है। पूरा देश कैसे है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखी है, वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया? मोदी दिल्ली का भी है प्राइम मिनिस्टर, मोदी पंजाब का भी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी हरियाणा का भी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी इंडिया जहां है पूरे इंडिया में हर एक शहर का हर एक जगह का प्राइम मिनिस्टर है। तो इसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश में होती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 के अनुसार हमारे शक्तियों शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होता है। जैसे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, तो वो पूरे पंजाब के सीएम है। और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 उसे शक्तियां मिली है, वो अलग है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन मोदी पंजाब का भी पीएम है, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है लेकिन वो अकेले पंजाब पंजाब के ही मेन मुखी है। तो गवर्नमेंट दो तरह की होती है। जो यूटी होती है, जैसे चंडीगढ़ है, वो यूटी क्यों कहते हैं उसे? यूटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी। यूटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन टेरिटरी। इट मींस कि ये किसके अंडर होती है? हाँ जी, यूटी किसके अंडर होती है? यूनियन गवर्नमेंट के। ठीक है जी, मैसेज आ रहा है। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। जिसने भी ये आंसर दिया आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है। हाँ जी, एक मैसेज आ रहा है कि यूटी में गवर्नर होता है। यूटी में गवर्नर नहीं होता। ठीक है, गवर्नर स्टेट में होता है, यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यूटी का कंसेप्ट क्या है? वो वो धरती जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है, वो कहती है कि हमारी धरती है, इसलिए उसे यूटी कहते हैं। मोस्टली डिस्प्यूटेड एरिया इज मेड द यूटी। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को पंजाब कहता है कि मुझे दे दो, हरियाणा कहता है कि मुझे दे दो। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाप है सबका, यूनियन गवर्नमेंट इज द फादर ऑफ द ऑल गवर्नमेंट। वो कहता है कि नहीं चलो मैं रख लेता हूँ। आपने बंदर वाली कहावत सुनी होगी कि एक जंगल में दो दो एनिमल्स आपस में लड़ने लगते हैं कि उन्हें खाना मिलता है, रोटी मिलती है। वो बंदर को बुला देते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये मेरी है, वो कहता है मेरी है, बंदर कहता है मेरी है। ठीक है। तो आई वेरी सॉरी। तो मैं, यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट मंकी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो दो स्टेट किसी जगह के लिए जब डिस्प्यूटेबल होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। डेड यू गेस? जी जी, टू कैट्स एंड मंकी जी। सही है, सही है। ओके। ओके। ओके, समझ तो आ रहा है ना आप? आर यू गेटिंग मी? ठीक है। ओके। हाँ जी। हाँ जी, एक चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि चंडीगढ़ गवर्नर सर, चंडीगढ़ का सीएम हमारा गवर्नर। देखो ये कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो पंजाब का गवर्नर होगा, ठीक है, जो पंजाब का गवर्नर होगा वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हरियाणा का गवर्नर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। हाँ जी, समझ आया या नहीं आया? जैसे स्टेट होता है, स्टेट इंडिपेंडेंट होता है, उसका सीएम होता है, तो वहां पे गवर्नर होता है, ठीक है। हमारे दो यूटी है, यहाँ सीएम है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां पे गवर्नर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीएम है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो जो मतलब प्योर यूटी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो दिल्ली है और पुडुचेरी है, आप सबको पता होगा, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है। एक जो मेल ना मेल है ना वो फीमेल है, वो क्या होता है? हाँ जी, बताओ वो क्या होता है? थर्ड जेंडर। हाँ जी। तो ऐसे ही दिल्ली और पुडुचेरी है, क्योंकि ना उसको ट्रांसजेंडर, यस प्लीज। ऐसे ही दिल्ली है, दिल्ली पे सीएम भी है। वैसे उसे 1992 में नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस मिला है उसे, ठीक है। नेशनल कैपिटल स्टेट रीजन का स्टेटस मिला है उसे। ना तो वो स्टेट है पूरी तरह, ना वो पूरी तरह यूटी है, तो वी कैन से ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर सिर्फ स्टेट पे होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी और दिल्ली में हो गया, और चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये एक दैट सेपरेट इशू के जो पंजाब का गवर्नर है वही यूटी का उसे लगाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ जी, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? डिड यू गेट दिस? ओके। अब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो लॉ है कहाँ बनता है, जो इंडिया में लॉ लागू होता है? आप आप कमेंट, आप मुझे लिख के बताएं। जो लॉ पूरे इंडिया में लागू होगा वो कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट में, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट कहाँ है, आप मुझे लिख के बताइए। हाँ जी, सही है, सही है, सही है। दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। देखो, दिल्ली भी न्यू दिल्ली में है या ओल्ड दिल्ली में है? न्यू दिल्ली में है, हाँ जी, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। हाँ जी, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। वहां पे लॉ बनता है, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट पार्ट है लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट में लॉ बनता है, वो कहाँ लागू होता है, आप मुझे ये बताएं। जो दिल्ली में लॉ बन गया वो कहाँ लागू होगा? पूरे देश में, पूरे देश में। कितने स्टेट है हमारे इस टाइम? कितने स्टेट हैं? 28, गुड। यूटी कितनी है? 29 गलत है, 29 नहीं है। आप थोड़ा अपडेट होए। जे एंड के अब स्टेट नहीं है, उसकी 2 यूटी बना दी। और आपका बहुत गलत जवाब आ रहे हैं। कोई 7 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, ठीक है। यूटी हमारी है प्रेजेंट 8। 8 इज करेक्ट आंसर। जिसने 8 दिया है उसको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है। 8 कैसे हैं? जो दादर एंड नगर हवेली है और दमन एंड दीव, ये मर्ज होगी इस साल 2020 में। कब हुई है? 26 जनवरी 2020 को ये दोनों मर्ज होगी। पहले 9 थी, अब ये मर्ज होने से अब 8 रहेगी, पहले 10 होगी थी मतलब। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जे एंड के को स्टेट को तोड़कर 2 यूटी कब बनी? किस डेट को बनी? लास्ट ईयर बनी है, आप बताओ। एक एक स्पेशल डेट चुना गया उसको। नहीं नहीं, 5 अगस्त को तो अनाउंस किया था, आर्टिकल 370 खत्म किया था 5 अगस्त को। ये सही आंसर नहीं है, इट्स द रॉन्ग आंसर।
हाँ जी, 31 अक्टूबर 2019 ये सही आंसर है। ठीक है, जिसने भी आंसर दिया उसको लड्डू जरूर ना मिलेंगे। मैं लड्डू बहुत देता हूँ, मैं खुद भी खाता हूँ। ठीक है, लड्डू सबको मिलते रहेंगे जब हम मिलेंगे। ऐसे मत सोचना कि सर लड्डू नहीं देंगे। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि सोफिया इंस्टीट्यूट के सामने मैं अपना एक होटल खोलूँ लड्डुओं का, क्योंकि मुझे कमाई भी होने लग जाएगी थोड़ी लड्डू बांटने में और खाने में। हाँ जी, लड्डू सबको मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप ऐसे मत सोचना कि सर शायद लड्डू नहीं देंगे, लड्डू बहुत मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, सही। 2UT जे एंड के स्टेट को तोड़ के ब्रेकअप करके 2UT बनाएगी 31 अक्टूबर 2019 को। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, आप अवश्य ऑफिसर बनेंगे। ये आज मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ऑफिसर हो। डेफिनेटली यू विल बिकम ऑफिसर। दुनिया की ताकत आपको कोई रोक नहीं सकेगी ऑफिसर बनने के लिए। पक्का आप जे सिंसियरली आप प्रेपरेशन करेंगे बेटे, कोई इशू नहीं है बनने का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तीन चीजें मैंने जो आज आपको बताई है, डेफिनेटली आप उस पर फोकस करेंगे। शायद आपको याद होगा पर मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। आपने चीजों को विजुलाइज करना है, हर जगह विजुलाइज करना है। ठीक है, और दूसरा आपने समझ के लिखना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, डिस्कशन करनी है। ये तीन चीजें आप करते रहेंगे। ठीक है, आपके पास पेशेंस है, आपकी जब प्रिपरेशन होगी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगी कुछ बनने के लिए। ये मैं आज, आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जिस दिन ये तीन चीजें क्लियर होगी आपकी, ये सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, तो आप कहेंगे कि ये मेरा पेपर क्लियर होगा, दुनिया का हो चाहे ना हो। ये आप सब सुन रहे हैं, चाहे नोट कर लो, आज की डेट तारीख सब नोट कर लो। हाँ जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता था क्वेश्चन, कि जो पार्लियामेंट में न्यू दिल्ली में लॉ बनता है, हमारी वहां पे जो पार्लियामेंट बनी है, पार्लियामेंट किस 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 भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का वर्ड है? पार्लियामेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, डू यू नो? चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये फ्रेंच वर्ड है, इट इज द फ्रेंच वर्ड पार्लर। फ्रेंच वर्ड है, इट इज द फ्रेंच वर्ड मीन्स पार्लर, जिसका मतलब होता है टू डिस्कस, किसी मैटर को डिस्कस करना। हाँ जी, देखो पार्लर एक वो होता है जहाँ बहनें जाती हैं पार्लर में। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करती हैं, जाके कोई मैटर डिस्कस ही करती हैं। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे मैं आज आपको बता देता हूँ। पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे है, जब कोई बिल लोकसभा पास करती है, राज्यसभा के पास जाता है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो पास करके लोकसभा में जाता है, तो वो फिर किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के। जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो वो लॉ बन जाता है। इसलिए हमारी पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जो न्यू दिल्ली में कोई लॉ पास हो गया, वो बाहरले देश जो हमारे लोग रहते हैं, एनआरआई, उस पर लगता है या नहीं लगता? लगता है। जो हमारे एनआरआई हैं, बाहरले देश रहते हैं, जिसके पास सिटीजन है, उस पे तो नहीं लगता। जो काम के लिए गए हैं उस पे लगता है। ठीक है, उस पे लागू होगा वो लॉ।
ठीक है। जब लॉ बनता है तो उसमें डिफाइन होता है कि ये कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा। हाँ जी, डिड यू गेट इट? हाँ जी, समझ आया या नहीं आया? ठीक है। लेजिस्लेचर हमारे देश में दो लेवल पे है, यूनियन गवर्नमेंट के पास और स्टेट के पास। जो यूनियन गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर है उसके मेंबर्स को कहते हैं एमपी, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है। हाँ जी, समझ आया या नहीं आया? स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए लिख के। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? एमएलए तो उसके मेंबर को कहते हैं, जैसे उधर पार्लियामेंट कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल सभी सही जवाब आ रहा है। विधानसभा कहते हैं, हिंदी वर्ड है, उसे इंग्लिश में एलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एलए। एलए एक शहर भी है यूएसए में। हाँ जी, सुना है आपने? एक गीत भी है एलए, चल एलए नू छड़ पहले नू, सुना है आपने? लॉस एंजल्स, जी जी, सुना है गीत आपने? चल एलए नू छड़ पहले नू। ओके। हाँ जी, तो जो स्टेट लेवल पे लॉ बनाता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं एलए। उसके मेंबर को क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेटे आपने ये गवर्नमेंट का जो पहला पार्ट है लेजिस्लेचर, ये हम टू प्लेसेस पे फाइंड करते हैं इसे। एक पार्लियामेंट दिल्ली जो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, दूसरा स्टेट लेवल पे जिसको कहते हैं एलए। बताओ समझ आया या नहीं आया आपको? अब मेरा क्वेश्चन है कि लॉ बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाई वी मेक लॉ? नाउ माय क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि व्हाई वी मेक लॉ? कैन यू टेल मी? हाँ जी, ये क्वेश्चन आ रहा है, कहते जो लॉ विधानसभा में पास होता है वो पूरी एक स्टेट में लागू होता है। ये क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। जैसे पंजाब की विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की एलए कहाँ है? चंडीगढ़। क्या आप बता सकते हैं कहाँ बना हुआ है एलए? किस सेक्टर में है एलए? आप मुझे आंसर दीजिए। उसको 50 लड्डू नाम मिलेंगे। हमारा जो विधानसभा है किस सेक्टर में है? चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? 17 सेक्टर में नहीं है, गलत जवाब है। वहां तो घूमने फिरने के लिए है। ना ही 18 सेक्टर में है, ना ही 43 में है। 43 में तो बस स्टैंड है। सेक्टर 13 तो है ही नहीं है। ठीक है, चलो सेक्टर 1 में है, फर्स्ट में है, सेक्टर 1 में। ठीक है, तो जो वहां लॉ बनेगा वो पूरे पंजाब के लिए बनेगा, वो पूरे पंजाब के लिए बनेगा। उधर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, यहाँ गवर्नर के साइन होंगे। ठीक है, कुछ स्टेट्स में राज्यसभा की तरह एक दूसरा चैम्बर भी होता है। जैसे उधर काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा है, इधर एक विधान परिषद होती है। कुछ स्टेट्स में टू चैम्बर है, लोकसभा राज्यसभा की तरह कॉपी किए हुए हैं। दो चैम्बर हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन पंजाब में एक ही है, विधान परिषद। लो जी, एक सेक्टर आंसर का भी सभी बहुत सारे लोगों ने दिया है। सबको 50-50 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, और आप अवश्य कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, तो सभी बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो जल्दी बनेंगे, जो कम फोकस करेंगे वो थोड़ी देर
पेशेंस से बन जाएंगे, हौली हौली सबका इंटरेस्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटे लेजिस्लेचर पार्ट है जो मैंने आपको कराया। मैं डिटेल्स फिर कराऊंगा, जस्ट आज आज हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बताऊंगा कैसे। ये लेजिस्लेचर पार्ट है, आपने पार्लियामेंट सेंटर पे स्टेट लेवल पे ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। लॉ क्यों बनाते हैं ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। लॉ हम इसलिए बनाते हैं, किसी भी काम को चलाने के लिए लॉ का होना जरूरी है, उस चीज को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देखो हमारे जो राइट्स है उनको सेफगार्ड करना ये भी हो सकता है, लेकिन और कम क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम कोरोना डिजीज चल रही है, ठीक है। कोरोना की वजह से सरकार ने एक एक एक्ट लाई। एक्ट तो पहले बना हुआ था, उसमें अमेंडमेंट करके वो एक्ट लाना पड़ा कोरोना डिजीज की वजह से। फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम क्यों बनाते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि वो कौन सा एक्ट है जो कोरोना को हैंडल करने के लिए लाया गया और सरकार को जरूरत पड़ी। फिर आपको ये आंसर समझ आ जाएगा कि व्हाई वी मेक द लॉ, व्हाई वी एनेक्ट द लॉ। टेल मी प्लीज। बिल्कुल सही जवाब है जी, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ਤੁਹਾਡੇ यूपीएससी ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल्कुल सही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बिल्कुल सही है। पैंडेमिक एक्ट बिल्कुल सही है, पहले के बने हैं, इसे अमेंडमेंट करके लाया गया। ठीक है, तो अब समझाया या नहीं समझाया। किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई वी मेक द लॉ। बोलो समझ आया या नहीं आया। हाँ जी, यस लिखें जिन लोगों को समझ आया। हाँ जी, हम लॉ क्यों बनाते हैं आप सबको समझाया। किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। लॉ टू प्लेसेस पे बनता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आगे बात आती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इस लॉ को इंप्लीमेंट करती है। गेट बंद कर। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, लॉ को इंप्लीमेंट करती है। लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, जैसे कोई आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक, वो लॉ बन गया कि कोई भी हस्बैंड कि अपनी वाइफ को तलाक 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 बोलेगा तो उसको पनिशमेंट है। मान लो किसी भाई ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, तो उसको कौन पकड़ेगा, उस लॉ को लागू कौन कराएगा, पुलिस कराएगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन का क्या मतलब है कि बाहर से ना तो कोई उस शहर में जाएगा, ना उस शहर का कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। तो वो लॉकडाउन डिफाइन कर दिया। तो लॉकडाउन को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, बोलो। पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ये है एग्जीक्यूटिव। बोलो समझ आया या नहीं है। सरकार ने लॉ बना दिया कि किसी ने दहेज नहीं लेना, डॉरी नहीं लेनी, डॉरी एक्ट 1961 बना दिया। तो जब कोई डॉरी मांगेगा तो उसको कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है कि जो लॉ बनते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट कराती है।
Executive is responsible for implementing the law. एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स की होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। आप मुझे कमेंट्स में बताएं परमानेंट कौन होते हैं और टेम्परेरी कौन होते हैं। हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हु आर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। हाँ जी, एक मैसेज आ रहा है, परमानेंट आर ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेट्स आर द परमानेंट। बिल्कुल सही जवाब है। आपको 100 लड्डू ना मिलते हैं, आपको 100 लड्डू ना मिलते हैं। सिविल सर्वेंट, आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब परमानेंट में हो गई, आप परमानेंट हो गए, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए। जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए आप उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्या बन के, आईएएस बन के, आईपीएस बन के, आप उसको परमानेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। मैं बताता हूं आपको कैसे, आप समझने की कोशिश करिए। हाँ जी, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको किसी जिले का डीएम लगा दिया, डीसी लगा दिया, तो आप लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराएंगे या नहीं कराएंगे? कराएंगे। तो आप एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आप आईपीएस लगे हैं, कोई कोई भाई किसी को तलाक 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 3 बार कहता है, आप उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। तो आप, अब मैं आता हूं कि परमानेंट कैसे होते हैं ब्यूरोक्रेट। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। सिविल सर्विस के जितने भी ऑफिसर होंगे दे आर द पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कैसे? सुनो, जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, आप भर्ती हो जाएंगे, जब तक आप मरते नहीं है, जब तक आप 58 के नहीं होते, आपकी रिटायरमेंट एज नहीं होती, आप ऑफिसर रहेंगे। आपकी ट्रांसफर होती रहेगी, आप एक जगह काम करेंगे, उस जगह नहीं तो उस जगह करेंगे। तो ये होते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आपकी रिटायरमेंट एज है 58, जब तक वो नहीं होती तब तक आप काम करते रहेंगे। फिक्स टाइम पीरियड, बिल्कुल सही जवाब है, फिक्स टाइम पीरियड। बोलो समझ आया या नहीं आया? तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये मंत्री लोग होते हैं, मंत्री लोग। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ना हो उस ओहदे पे। जैसे उन मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, भाइयों बहनों, नेक्स्ट टाइम 2024 में हो सकता है ये ना कहीं, भाइयों बहनों। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टाइम कोई जीत के जाए या ना जाए ये भी क्या गारंटी है? नेक्स्ट टाइम कोई लीडर मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, सीएम बनता है, क्या क्या है? ये तो लोगों पे डिपेंड करता ना। लोग जिसको जिताएंगे तो जीतेगा, नहीं जिताएंगे तो नहीं जीतेगा। लेकिन आप तो आईपीएस रहेंगे ना, आप तो आईएएस रहेंगे, आपको कौन हटा सकता है? आप परमानेंट हो गए, ये टेम्परेरी हो गए। Yes, they have to be in the office till the enjoy the confidence of the people. Yes, this is the major difference between permanent executive and temporary executive. I hope you get it. एग्जीक्यूटिव भी दो लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे मोदी आ गया और उसके मिनिस्टर आ गए। स्टेट लेवल पे सीएम आ गया और उसके मिनिस्टर आ गए। ये स्टेट लेवल पे होते हैं।
हाँ जी, तीसरा हमारा जो ऑर्गन है ये जुडिशरी है। जुडिशरी क्या करती है, इस जुडिशरी का मेन काम क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जुडिशरी का मेन काम क्या है। हाँ जी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। नहीं, इसका मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है। आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, आपने बहुत सही कहा। मेन इसका काम है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां कॉन्स्टिट्यूशन जहां कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है तो तब कोर्ट्स खड़ी होती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये बचाती है उनको। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का मेन काम है। ये इंटरप्रेट करती है लॉ को, उसका मीनिंग बताती है कि ये मीनिंग है भाई। लॉ किसी को समझ नहीं आता। आम आमतौर पे ये एक कहावत है कि वकीलों की भाषा कोई नहीं जानता। हाँ जी, बोलो, समझ आया या नहीं आया? तो इनका क्या रिलेशन है, मैं आपको इनका रिलेशन बताता हूं। जैसे लॉ बन गया ट्रिपल तलाक, किसी भाई ने अपनी वाइफ को कह दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव उसको पकड़ेगी, पकड़ के किसके सामने पेश करेगी? अदालत के सामने। अदालत उनको क्या करेगी? सजा देगी, सजा देगी उनको, पुनिश करेगी। तो ये तीनों का ये रिलेशन है। तो आपने पॉलिटी स्टार्ट करनी है तो आप एक ऑर्गन लो, आप उस एक ऑर्गन को पढ़ो, ठीक है। जो चीज समझ आती है, विच विच यू आर गेटिंग, रीड अगेन एंड अगेन दैट चीज। आप नई चीज, आप हर चीज को सीखने का एक स्टाइल होता है। आप इजी टू डिफिकल्ट मेथड पे जा सकते हैं। आप जो इजी आपको लगता है वो पढ़ो पहले, फिर तुसी आप डिफिकल्टी पे जा सकते हैं, जो चीजें आपको मुश्किल लगती है, एंड यू कैन गो टू दैट थिंग्स। बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो, इसमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बोथ यू हैव टू अडॉप्ट। आपने काफी सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है, आप राज्यसभा लोकसभा चैनल को सब्सक्राइब किए, और उसके अलावा आप एक एबीपी न्यूज में प्रधानमंत्री एपिसोड चलता है वो देखिए आप, ठीक है। आपको हिस्ट्री पॉलिटी दोनों चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, बुक के लिए आप पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं, ऑथेंटिकेटेड बुक होनी चाहिए। एक तो बेयर एक्ट ले लो आप, यू कैन परचेज बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन की डिटो कॉपी होती है, यू कैन परचेज बेयर एक्ट। तो आप जो लक्ष्मीकांत लेना चाहते हैं, जी आप लक्ष्मीकांत लेना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत ले लो। लेकिन मैंने आज आपको एक मैसेज दिया है कि ज्यादा बुक्स नहीं खरीदने की। एक बुक्स को ही 100 बार पढ़ना है, एक बुक्स को ही रीड करना है, और उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर से, अदर सोर्सेज से, ठीक है। चाहे वो टीवी देखेंगे, चाहे किसी से सुनेंगे, चाहे टीचर से सुनेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब मैं दूसरी क्लास लगाऊं, इंडिया का मैप सबके याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं इंडिया का मैप पूछूंगा पॉलिटी पढ़ाने से पहले, तो आपने मैपिंग क्लियर करनी है। कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटी हैं, कहाँ कहाँ हैं, किन का बॉर्डर टच करता है, उनकी कैपिटल क्या है, ये सब याद करेंगे, ठीक है।
फिर हौली हौली मैं आपको वर्ल्ड का मैप भी कराऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड का मैप भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पॉलिटी समझ आएगी। आप इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। विदाउट मैपिंग आप ना तो G7 पढ़ सकेंगे, ना आप ब्रिक्स पढ़ सकेंगे, ना आप अफ्रीकन यूनियन पढ़ सकेंगे, ना आप यूरोपियन यूनियन पढ़ सकेंगे। मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके लिए आपको मैपिंग क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये आपका होमवर्क है, आपने मैपिंग क्लियर करनी है। आप ये पॉलिटिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक ऑर्गन ले लो। आप आज आपको ऑर्गन समझ हो गया, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। आप एग्जीक्यूटिव पढ़ लो, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पढ़ लो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि जुडिशरी हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? ये ग्रास रूट से ऊपर उपले लेवल तक है, नीचे से टॉप। सबसे छोटी अदालत गांव में होती है, विलेज में होती है। उसको किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, किस नाम से जाना जाता है उनको? जी, बॉटम टू टॉप, बिल्कुल सही है। पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं। नो, नो। गांव पे जो कोर्ट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? अभी तक आंसर गलत आए हैं। सिविल कोर्ट नहीं। नो, उसे कहते हैं नया पंचायत। उसे कहते हैं नया, NAYA, नया पंचायत। उसके बाद सी लेवल पे कोर्ट आती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, मुझे कमेंट्स में बताएं। तो सी लेवल की अदालत को क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट, LOWER, लोअर कोर्ट। उसके बाद स्टेट लेवल पे कोर्ट आती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक स्टेट लेवल पे कोर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट, बिल्कुल सही जवाब है। सबको लड्डू मिलते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट के बाद कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है। मतलब आप ग्राउंड से लेके, बॉटम से लेके टॉप तक आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़ना है बेयर एक्ट से मैच करके। जैसे मैंने आज स्टार्ट की क्लास था, आपको को बताया कि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने पढ़ना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आगे दो तरह की होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है सिविल, एक होती है क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू टाइप्स, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल क्या होता है? आप आप कोर्ट की कोई बात नहीं मानते, कोर्ट ने आपकी अटेंडेंस मांगी कि आप कोर्ट में हाजिर हो, आप कोर्ट में नहीं गए, यू डिडंट गो टू द कोर्ट, एंड यू विल बी गिल्टी फॉर सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है? आप मान लो कोर्ट में गए, आप कोर्ट में गए, वहां अपने जजेस पे कोई जूता फेंक दिया, वहां कोई चीका मारने लगे, आप वहां नॉइस करने लगे, तो वो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं। स्कैंडलाइजिंग, बिल्कुल। स्कैंडलाइजिंग अ कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी, गुड। अब ठीक दिख रहा है?
हाँ जी, आप मुझे बताएं, आप ठीक दिख रहा है? हमने एक लाइट ऑफ की है, ठीक दिख रहा है? ओके। हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, एक जज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सजा मिली है, ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि किसी जज को सजा मिली हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में, उसका नाम बताएं। आम लोगों को तो बहुत को सजा मिली है, लेकिन जज को पहली बार मिली है। ये प्रशांत भूषण जज नहीं है, ये एडवोकेट है। जज को सजा मिली है, जज को। जज ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला था कुछ। चलो मैं बताता हूं आपको, जस्टिस कर्नम, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज थे, जस्टिस खेर, उनका रेस्टोरेंट बना दिया था। तो फिर इनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सजा मिली थी 6 मंथ की। ये सजा काट के जब इनकी रिटायरमेंट हुई तब इनको सजा दी गई, और 6 मंथ इन्होंने जेल में लगा के फिर बाहर आए हैं। जस्टिस कर्नम, आप इसकी पढ़ लेना, आप इसको नेट पे, जस्टिस कर्नम। हाँ जी बेटे, आप एक और चीजें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में एक बहुत बार पूछते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है बताओ, ये स्टेचुटरी बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो अब मैं तीनों में आपको रिलेशन डिफाइन करता हूं। हाँ जी, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा दिख रहा है आपको? ओके। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है बेटे, जिनको यू कैन यू कैन फाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। एक दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आप कमेंट्स में बताएं किस पार्ट में। बिल्कुल सही जवाब है, 15 में। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है, 15 में। बिल्कुल सही है। इसका याद रखने का तरीका क्या था? लास्ट में 5 आता है, तो इलेक्शन कब होते हैं? 5 ईयर बाद। इलेक्शन कब होते हैं? 5 ईयर बाद। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में भी बताया था आपको। देखो, कुछ निमोनिक मेथड से आप याद कर सकते हैं। देखो, ये निमोनिक मेथड है। हाँ जी, हाँ जी बेटे, निमोनिक मेथड
इसे ट्रिक से याद याद करना, ये निमोनिक मेथड है। निमोनिक मेथड की है, मैं यहाँ ही पॉज करके आपको बताता हूँ निमोनिक मेथड है क्या। बोलो समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी शेड्यूल्स हैं? 12, बिल्कुल सही है। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। 12 शेड्यूल मैं आपको याद कराता हूँ निमोनिक मेथड से। पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, आप सारी उम्र नहीं भूलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ये 12, हाउ कैन वी कीप इन आवर माइंड द होल लाइफ। पहली सूची में क्या है? इंट्रोडक्शन। इंडिया की इंट्रोडक्शन है। कितने स्टेट है इंडिया में? 28। कितनी यूटी है? 8 यूटी है। इंट्रोडक्शन ये कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में क्या है? सैलरी। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, राष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर हो गया, तो इनकी सैलरी कितनी है? ये थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। हाँ, सेकंड सेकंड शेड्यूल में, सॉरी सेकंड शेड्यूल में। थर्ड में क्या है? ओथ। ओथ, हाँ जी। तुसी सुना होगा कि ओथ कोई भी अपने अहदे पे आने से पहले, एंड ही और शी इज एडमिनिस्ट्रेटर ओथ बाय समवन। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ओथ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है। प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर ओथ बाय द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? कौन कसम दिलाता है? गवर्नर नहीं दिलाता, प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, बिल्कुल सही जवाब है। आपको सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कसम दिलाता है। ठीक है, सही जवाब है। जिसने भी आंसर दिया है, आप सभी को 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं मेरी तरफ से, और बहुत सारा भरपूर आशीर्वाद मिलता है सोफिया इंस्टीट्यूट से। आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। आप बता सकते हैं कौन है सीजीआई हमारा? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कैन यू टेल मी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अरविंद, अरविंद शरद बोबडे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अरविंद शरद बोबडे चीफ जस्टिस है। ये कसम दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। जो भी सीजीआई होगा एट प्रेजेंट, वो कसम दिलाएगा प्रेसिडेंट को। तो ये प्रोसीजर, कैसे कसम खानी है, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल में, कि मैं ABC सिंह, मैं कसम खाता हूँ खुदा के नाम पे, गॉड के नाम पे, कि जो कहूँगा मैं, सॉरी, जो मैं भारत की एकता, अखंडता, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी को बना के रखूंगा। एंड आई विल नॉट एक्ट, ठीक है, अगेंस्ट एनीवन। मैं किसी के साथ कोई बुरा भाव नहीं करूंगा, इलविल से नहीं, या स्नेह से नहीं काम करूंगा। एंड आई विल नॉट कंसील एनी मैटर बिफोर एनीवन। मैं किसी के सामने जो अपनी गुप्तती है वो बनाई रखूंगा। मैं जो भी डिपार्टमेंट का काम है किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो ये कसम खाई जाती है। वैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई कसम खाता है, कोई कहता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और मन में कहता है सच के अलावा बहुत कुछ कहूंगा। ठीक है, तो आप जैसे ये पॉलिटिशियन हैं जो कसम खाते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं देश की एकता बना के रखूंगा, मैं अखंडता बना के रखूंगा, साथ में मन में कहते हैं कि मैं दंगे कराऊंगा, मैं लोगों को मरवाऊंगा, मैं लोगों को लड़ाऊंगा एक दूसरे से। ठीक है, बहुत कुछ करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम मैं दंगे करा के ही फिर दोबारा जीत के आऊंगा। ठीक है, तो ऐसी कस्में खाई जाती है। ये थर्ड ओथ में प्रोसीजर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया हुआ। हाँ जी, फोर्थ में क्या है? राज्यसभा के सीटा दी वंडा है। राज्यसभा में कितने सीट्स होंगी, ठीक है, किस किस कहाँ से कितने आएंगे, ठीक है, ये सब फोर्थ में दिया हुआ है। फिफ्थ में क्या है? शेड्यूल एरियाज है। शेड्यूल एरिया क्या होता है?
जैसे आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, वो किसी जंगल में रहते हैं, तो जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं वो शेड्यूल एरिया होते हैं। ये फिफ्थ में शेड्यूल एरिया है। सिक्स्थ में क्या है? सिक्स्थ में जो लोग खुद मुख्तियार हैं, ऑटोनमी दी गई है उनको, ऑटोनमी दी गई है सिक्स्थ में। ऑटोनमी क्या होती है कि आप अपनी मर्जी करो, ना तो आप पे स्टेट लॉ लागू होगा, ना आप पे सेंट्रल लॉ लागू होगा। आप अपना शासन, आप अपना सिस्टम खुद चलाओ। यू कैन रन योर ओन बिजनेस without interfering from the central government as well as the state government. That is the autonomy. इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। जैसे गोरखा हिल काउंसिल बनी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग सुना होगा आपने, वहां पे गोरखा लैंड की डिमांड चलती है, वहां तो ऑटोनमी दी है हमने। सिक्स शेड्यूल में ऑटोनमी दी गई है। सेवंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल स्टेट। यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट की है, जो यूनियन के पास सब्जेक्ट है उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल, इसको किसी ने रट्टा नहीं लगाना कि किसके पास, जो यूनियन के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। मैं आपको दो चार क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके क्लैरिटी हो जाएगी। आपने रेलवे सिस्टम देखा है? आप ट्रेन पे चढ़े हो कभी? बोलो हाँ जाना। ठीक है, तो ट्रेन में बैठ के आपने सोचा है कि ये यूनियन के अंडर है कि स्टेट के अंडर है? कभी सोचा आपने? हाँ जी बोलो। ट्रेन किसके अंडर है? यूनियन के। तो अब सोचना है आपने। आप कभी पोस्ट ऑफिस गए? आप डाकखाने गए? गए। तो ये किसके अंडर है? यूनियन के अंडर है। आप जहाज पे चढ़े, जहाज पे चढ़ के सोचा आपने किसके अंडर है? यूनियन के अंडर है। आपने फौजी भाई देखा कभी, आर्मी वाला देखा, तो आपने सोचा किसके अंडर है? यूनियन के। आपने रट्टा नहीं मारना, आपने सोचना है, सिर्फ सोचना है प्रैक्टिकली कि ये किसके अंडर है। आज आप स्टेट स्टेट के सोचो। आपने पुलिस वाले देखे हैं, पंजाब पुलिस वाले, बहुत ही ईमानदार, दुनिया के ईमानदार आदमी, वेरी इनेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। हैव यू सीन पंजाब पुलिस? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी के अंडर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर है? ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है। हाँ जी, समझ आ रहा है जो नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग मी? ओके। एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसे बोथ कैन मेक द लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। दैट इज द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट में क्या है? शादी है, डिवोर्स है। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट में है। कॉन्करेंट लास्ट में करंट आता है, तो सब्जेक्ट भी ऐसे हैं। जैसे डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया तब भी करंट लगेगा। ठीक है, शादी होगी तब भी करंट लगेगा। ठीक है, तो ये सारे मैटर कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, एंड एजुकेशन इज आल्सो इन द कंकरेंट सब्जेक्ट। एजुकेशन पे बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। ये सेवंथ शेड्यूल में दिए गए हैं। एट्थ शेड्यूल में क्या है? हमारी लैंग्वेज है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द एट्थ शेड्यूल? 22 लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है? हमने जिमीदारा खत्म किया, अबॉलिशन ऑफ जिमीदारा सिस्टम। जिमीदारा सिस्टम क्या था? आप हिस्ट्री पढ़ने वाले बैठे होंगे, मुझे बता सकते हैं कि जिमीदारा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्ट था जिमीदारा सिस्टम? also known as permanent settlement? During the British time it was started? During the British time, can you answer?
ओके, लॉर्ड कॉर्नवेल्स स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट। उन्होंने क्या किया, एक आदमी को उन्होंने सारे गांवों का जिम्मेदार बना दिया कि आप हमें पैसे दें, लोगों से आप इकट्ठा कर लीजिए। ये था जिम्मेदारा सिस्टम। कहने का मतलब क्या होता था कि सारे शहर में, सारे गांव में एक ही बंदा अमीर होता था, बाकी सारे गरीब होते थे, बाकी सारे उनके टेलर थे, खेती करने वाले मजदूर थे। फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, सही है, रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था वो ब्रिटिश को, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद होने जा रहा था तो हमारे फर्स्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हमें ये सिस्टम पसंद नहीं है, हम जो जितनी भी जमीन है हम लोगों में बांटेंगे, तो हम जो जिमींदारा सिस्टम है इसको हम अबॉलिश करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी अबॉलिश द जिमींदारा सिस्टम बाय द 9th शेड्यूल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, तो एट्थ शेड्यूल थी। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट थी 1951 में, इसको ऐड किया गया 9th शेड्यूल को। फिर आती है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या क्या है कि आप एमएलए एमपी बन के, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, ठीक है, कि आप एमएलए एमपी बन के कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। जैसे सपोज मैं कांग्रेस का एमपी बन गया, मैं कांट चेंज माई पार्टी, आई कांट ज्वाइन बीजेपी। मोदी मुझे लालच दे के आपको मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनाता हूँ इंडिया का, आपको मैं एचआरडी मिनिस्टर बनाता हूँ, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो आई कांट ज्वाइन पार्टी जीत के, तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 द्वारा राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी। आप नहीं, पार्टी नहीं आप छोड़ सकते जीत के, कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आर यू लिसनिंग मी? से यस इफ यू आर लिसनिंग। ओके, 10th शेड्यूल में ये एंटी डिफेक्शन ला दिया। 11th शेड्यूल में ये पंचायत हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992 द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, पंचायत को, विलेज पंचायत को। और जो 74th अमेंडमेंट 1992 को, जो 12th शेड्यूल है, वो शहरों की है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज। जो शहरों में पंचायत होती है उसे म्यूनिसिपल कमेटीज कहते हैं, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, उनको ये 12th शेड्यूल में शामिल किया गया। अब हम इसको निमोनिक मेथड से याद करेंगे। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराई है, तो बेटे आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा निमोनिक मेथड इस तरह से बनाया है कि थोड़ा आउट सा है, बट आप मेमोराइज कर लेंगे इसे। आप वैसे डिटेल से हम पढ़ेंगे, वैसे मैं एक एक शेड्यूल की वीडियो भी बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप उससे देख के अच्छी तरह से आप टॉपिक को की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट मैं आपको एक निमोनिक मेथड से याद कराता हूँ। जैसे सपोज एक लड़का लड़की मिले, सबसे पहले क्या करेंगे, वो इंट्रोडक्शन। तो पहली शेड्यूल में क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर लड़की पूछती है लड़के से कि आपकी सैलरी कितनी है, वो कहते हैं 10 लाख। मान लोगी 5 लाख तो प्रेसिडेंट की सैलरी है, 10 लाख कैसे हो सकती है, ठीक है। तो दूसरे में क्या आ गई, सैलरी। लड़की कहती है कि ओथ खाओ भाई, कसम खाओ, इतनी सैलरी नहीं हो सकती आपकी। तीसरे में क्या आ गया, ओथ। वो कहता है कि और नहीं पता मुझे, राज करेंगी जो मेरे से शादी होगी। तो फोर्थ में क्या है, राज्यसभा के सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, ठीक है। घर वाले मानते नहीं है, फिर वो जंगल में भाग जाते हैं। तो फिफ्थ में क्या आता है, शेड्यूल एरियाज। हाँ जी, पहले 5 याद होए कि नहीं होए, बोलो, से यस।
पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में सैलरी, हाँ जी, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओथ, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओथ, फोर्थ में राज्यसभा सीटों की मांग, फिफ्थ में शेड्यूल एरिया, और सिक्स्थ में क्या है, उन्हें खुद मुख्तियारी मिल जाती है। खुद मुख्तियारी कैसे मिलती है, पहले तो वो माता पिता के अंडर होते हैं, फिर वो जंगल में भागे तो उनको खुद मुख्तियारी मिल गई कि नहीं, वो अपना आप सोचेंगे क्योंकि वो माता पिता से तो आजाद हो गए वो। सिक्स्थ में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए वो, तो ऑटोनॉमी मिल जाती है उन्हें। ठीक है, सेवंथ में शक्तियों की बांट करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि आप ये काम करेंगी, मैं ये काम करूंगा। तो सेवंथ में क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एट्थ में उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जब आप नए एरिया में जाएंगे तो डेफिनेटली योर लैंग्वेज विल बी चेंज। तो एट्थ में लैंग्वेज आ गई। नाइन्थ में, नाइन्थ टेंथ ये याद कर लो। नाइन्थ में जिमींदारा का खात्मा, वो जाके जंगल में जो जिमींदार होता है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और टेंथ में वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, फिर पार्टी चेंज करके वो गांव में आ जाता है, गांव में आके सरपंच बन जाता है, और फिर 12 में शहर में जाके एमसी बन जाता है। ठीक है, जहां पैसे याद कर लिए, बेटा 9 नंबरी, बाप 10 नंबरी। जो पार्टी चेंज करते हैं वो 10 नंबरी होते हैं। ठीक है, द पॉलिटिशियंस आर हो टर्न टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स हु चेंज द पार्टी सिस्टम। 10 में पार्टी चेंज किया, 11 में गांव में सरपंच बना, 12 में शहर में जाके एमसी बन गया। तो ये निमोनिक मेथड है बेटे, ये निमोनिक मेथड है। निमोनिक मेथड है, आप किसी चीज को याद कैसे करेंगे। ठीक है, आप आर्टिकल में भी कर सकते हैं, बहुत सारे निमोनिक मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। सारा कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको जीरो कर दूंगा, मतलब पूरा ऐसे आपको पढ़ा पढ़ा के और रटा रटा के, मतलब कुछ ट्रिक से, निमोनिक मेथड से हम इनको बहुत ही, इनका साइज है जो बहुत छोटा कर देंगे। ठीक है, आप बाकी सब्जेक्ट देख लेना, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई टेंशन नहीं लेनी की। ठीक है, कुछ समय के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपको सारा जबानी याद होगा, आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरी कमिटमेंट है। हाँ जी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो, ये तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था, चलो हम टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस जो आपका एग्जाम लेगा वो यूपीएससी लेगा, आप सबको पता ही है। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। बोलो, समझ आया कि नहीं आया पहला पॉइंट। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी होते हैं जो बाय लॉ, बाय लॉ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी स्टैचू कैसे बनता है। कोई पहले बिल पेश होता है लोकसभा या राज्यसभा में, मान लो लोकसभा में पेश हो गया, फिर देन इट विल बी सेंट टू द राज्यसभा, और राज्यसभा में पास होने के बाद देन इट विल बी सेंट टू प्रेसिडेंट। जब इस पे प्रेसिडेंट साइन कर देगा, ठीक है, तो जब ये लागू हो जाएगा उसे कहते हैं लॉ, जहां उसे कहते हैं स्टैचू। उसे क्या कहते हैं, स्टैचू। स्टैचू तो बनती है स्टैचुटरी बॉडी।
जी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में पा दिया फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रह जाएगा, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला तो वो क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। बोलो समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल सही है, यहाँ लिखा आ रहा है ट्रिपल तलाक एग्जाम्पल है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला तो वो, हाँ जी, जैसे आप डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट देख सकते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसके तहत लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन बहुत फेमस है, ठीक है, कोरोना के करके किसी को और समझ ना आए, कुछ बातें बहुत समझ आती है, जैसे कोरोना समझ आ गया सभी को, पढ़े लिखे को भी अनपढ़ को भी, ठीक है, मोदी जी को सब जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, ठीक है, तो ये चीजें सारी क्या है, हाँ जी, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया लेकिन बाय लॉ बना दिया है। समझ आया या नहीं आया? जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में पा दिया उसी लॉ को फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन जाएगा, ये नहीं डाला तो वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ जी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक लिखा आ रहा है मैसेज, ये गलत जवाब है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नीति आयोग, ये सब। तीसरा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जिसको एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से बनता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है, जो एग्जीक्यूटिव के हुक्म से बनती है, जो एग्जीक्यूटिव के आदेश से बनती है उसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जहां उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ना तो बाय लॉ बनती है वो, ना ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। बोलो समझ आया या नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग सुना होगा आपने, जो देश के लिए प्लानिंग करते हैं, पहले इसे प्लानिंग कमीशन कहते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। तो इनकी भी लिस्ट दी हुई है पूरी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कोई कौन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। तो ये भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो डिफाइन कराता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं है, ये ये स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, तो आपको पता लग गया प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं 10-15 मिनट देता हूँ, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फिर रिगार्डिंग के हाउ, आज हमारा टॉपिक है पढ़ना, पढ़ा हमने कुछ नहीं है, जस्ट आप प्रेपरेशन कैसे करनी है मैंने आपको बताया कि आप कैसे सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन रिपीट करते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव के देश से बनती है, मोदी जी कहते हैं कि ये चीज बना दो, वो लॉ में नहीं होती, उसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूटिव के हुक्म से जो बनती हैं, जो बाय लॉ नहीं बनती, नीति नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। देखो जिनको लॉ नहीं बनाता, बाय लॉ नहीं बनती, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वेरी सिंपल। देखो बुक, आप जो बुक लेना चाहते हैं वो ले लो, ठीक है, कोई भी बुक ले लो, लक्ष्मीकांत लेना चाहते हो लक्ष्मीकांत ले लो, साथ में बेर एक्ट ले लो, बेर एक्ट कंपलसरी है, आप उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे बेर एक्ट से। हाँ जी, नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो नोट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नोट्स के बारे में मैं बेटे आपको एक चीज बताता हूँ। आप नोट्स कैसे तैयार करेंगे, आप ऑफिसर बनेंगे पढ़ के, खुद सीख के, ठीक है। एक मैं बच्चों में ट्रेंड देखा है, मैंने बच्चों में एक ट्रेंड देखा है, बच्चे नोट्स लेते हैं, ये जी फलानी एकेडमी के नोट्स हैं, ये इस एकेडमी के नोट्स हैं, ये इस एकेडमी के नोट्स हैं,
जे किसी ने फेल होना है, ठीक है, तो वो नोट्स, अदर्स नोट्स पढ़ो, अदर्स नोट्स पढ़ो, जो किसी ने फेल होना है। आप मुझे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा कैसे। आप एक आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने वो तीनों मेथड से, विजुअलाइजेशन मेथड से, कंसेप्ट क्लियर मेथड से, डिस्कशन से सीखा, फिर आपने नोट्स बनाए उसके। आप उसको बेटर जानेंगे कि आप किसी और एकेडमी के नोट्स पढ़ के आप उसको सीखेंगे? मुझे ये बताओ, बोलो, समझ आया या नहीं आया? जो आप खुद सीखोगे वो ज्यादा बेटर है कि किसी से रेडीमेड के लेके कोई चीज आप डाल लेते हो। वो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं खुद कोई चीज प्रिपेयर करके खुद बना के खाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं बाहर से कोई रेडीमेड ऑर्डर दे देता हूँ कि मुझे ये खाना ला दो, मुझे नहीं पता अभी उसमें नमक कितना पाया, उसमें मिर्ची कितनी है। मान लो मैंने एक टिफिन मंगाया बाहर से, टिफिन में सब्जी में कितना नमक है, लाल मिर्च डाली है, हरी डाली है, घी देसी है, या कौन सा यूज किया है, मुझे नहीं पता। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन जो मैंने खुद बनाया है मैं उसको बेटर जानता हूँ। बोलो, समझ आया या नहीं आया? आप किसी की भी चीज को खुद सीखो। खुद नोट्स क्या होते हैं कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके की पॉइंट्स नोट करो, आपके उसके की पॉइंट्स, कंसेप्ट क्लियर करो उसके की पॉइंट्स, यही नोट्स हैं। आप खुद तैयार करो, खुद कंसेप्ट क्लियर करके। जे किसी ने फेल होना है तो वो अदर सोर्सेज पे जाओ, लोगों को पास फोटो स्टेट करके लाओ, फोटो स्टेट पे पैसे लगाओ, फिर घर में फेंक दो, ठीक है। हाँ जी, तो नोट्स पता लग गया कैसे तैयार करने हैं। आप न्यूज़पेपर में जाओ, न्यूज़पेपर में देखो पॉलिटी की कौन कौन से खबरें हैं, उसके उसके फिर टॉपिक लोगो, बुक में टॉपिक फाइंड आउट करो, टॉपिक लग के फिर उसके नोट्स बनाओ कॉपी में, ठीक है, लिख लिख के देखो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द मेन एग्जामिनेशंस। हाँ जी, आगे क्वेश्चन आप, एक और है कि शेड्यूल लग क्यों दी गई है। देखो, शेड्यूल लग इसलिए दी गई है कि वो कुछ सूची होती है, मतलब सूची, जहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी सूची, हम किसी को सूचना देते हैं, ठीक है, सूचना बीच नहीं होती कभी भी। बोलो हाँ या ना, समझाया या नहीं है? आप किसी को कोई सूचना देते हो, कोई जानकारी देते हो, वो जहाँ आगे होगी जहाँ पीछे होगी बुक के। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछो। चलो, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को मॉडिफाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन पूछा है। यस, मैंने जब लॉ किया तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि डू यू थिंक जजेस मेक द लॉ। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन माय एलएलबी एग्जामिनेशन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि डू यू थिंक द जजेस मेक द लॉ? यस, जजेस मेक द लॉ। जजेस पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पार्लियामेंट, बट दे मेक द लॉ। कैसे लॉ बनाते हैं वो? कैसे लॉ बनाते हैं? जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ कह देता है, वो जितनी भी कोर्ट है, सारे देश में जितनी भी कोर्ट है, उस पर बाइंडिंग होता है वो फैसला। ये आर्टिकल 141 है, इसे स्टेयर डिसीसेस के नाम पे भी जाना जाता है। तो जो जजेस ने कह दिया, जजमेंट दे दी, वही लॉ बन जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है। हाँ जी, समझ आया या नहीं आया?
तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आर्टिकल 141 पे, आप वो भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? देखो, आप कैसे स्टडी करनी है वो ज़्यादा पूछो तो बेटर है, क्योंकि आज कोई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जस्ट मैंने तरीके बताए हैं कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं आज कोई आपको सब्जेक्ट नहीं करा रहा। देखो, हाँ जी, हम किसी चीज़ को मैं रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको जो 3 मेथड बनाए बताए हैं अभी, कि आपने डिस्कस करना है, ठीक है, लिख के देखना है, उसको विजुलाइज करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो यही तरीका है सीखने का। हाँ जी, कल क्लास है या नहीं है, मतलब ये मुझे इंस्ट्रक्शन आएगी, तो देन आई विल टेक द क्लास। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ओके, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि आप पॉलिटी ले लो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप जिस सिस्टम में काम करेंगे वो सिस्टम आपने सीखना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी डिस्कस होती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप कमांड बना सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा सब्जेक्ट ही लें, ठीक है। तो जिस जिस सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगा, तो यू कैन चूज दैट सब्जेक्ट। देखो, कौन से चैप्टर से नोट्स बनाना स्टार्ट करें, मैंने आज आपको बताया है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री नहीं पढ़नी बुक में, ठीक है। मुझे बहुत बच्चों ने पहले भी, आज मैंने आपकी क्लास ली है, बिफोर इट सो मैनी क्वेश्चन आर आस्क्ड टू मी कि सर कैसे स्टार्ट किया जाए, कि स्टार्टिंग बड़ी पॉलिटी बोरिंग लगती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री दी गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री समझे के बिना आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से कर लिए, इलेक्शन कमीशन पढ़ो आप पहले, ठीक है। आप यूपीएससी पढ़ो, जिस जिस मेरे ख्याल में आप यूपीएससी पढ़ो पहले, इसके नोट्स तैयार करो, क्योंकि यूपीएससी जिस 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 एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करने जा रहा है जो बॉडी, आप उसके बारे में जानो पहले। मेरा तो यही कहना है आपसे, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो, आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टार्ट कर दो। हाँ जी, आर्टिकल को कैसे याद करें, ये निमोनिक मेथड से मैं आपको सारे आर्टिकल याद करा दूंगा पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सारे आर्टिकल आपके याद होंगे, टिप्स पे होंगे, ठीक है। बताओ और क्या चाहते हैं, मैं आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी करता हूँ, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद होगा, ठीक है। चिंता ना करो, हम जब स्टडी स्टार्ट करेंगे तो सब याद कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे आर्टिकल नहीं भूलेंगे, आप मान के चलो 250 टू, आपके पूरा, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता हूँ आपको सारा याद करा दूंगा, आर्टिकल तो बहुत छोटा पार्ट है उसका, आप क्यों चिंता करते हो। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, सी यू अगेन।
मेरी यूथ क्लास।